आपके सामने लेकर हाजिर हैं चैप्टर 3 का आपका एक क्विक रिवीजन का वीडियो जिसमें हमने करंट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हमने कवर किया है और एक क्विक रिवीजन के लिए हम ये वीडियो हमने बनाया हुआ है। इस वीडियो में आप पाएँगे, आप देखेंगे कि सभी तरीके के एक थ्योरेटिकल जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो हमने इसमें कवर किए हैं, जिसमें आपके सभी तरह के डेरिवेशंस, पी-वाई-क्यू, डेफिनिशंस, सभी तरह का जो भी आपका थ्योरी का एक कंप्लीट मसाला है वो हमने इस वीडियो में डाल दिया है। और न्यूमेरिकल पोर्शन देखिए उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएँगे। न्यूमेरिकल पोर्शन की जगह हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएँगे क्योंकि न्यूमेरिकल, एमसीक्यू और केस स्टडी को हम एक अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग देखते भी नहीं हो। तो फिलहाल इस वीडियो से एक बार गो थ्रू ज़रूर हों, पूरे वीडियो को देखें और उम्मीद है कि यह आपकी चैप्टर 3 से जुड़ी हुई अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में बहुत हेल्पिंग और मददगार साबित होगा। बाकी ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि अभी तक जो आपने शुरू के 2 चैप्टरों में पढ़ा वो था स्टैटिक चार्ज। आपका चार्ज जो था वो एक स्टैटिक पोज़ीशन में था, यानी कि चार्ज आपके किसी आपने कंडक्टर को मान लीजिए चार्ज किया किसी प्लेट वग़ैरह को, तो चार्ज उसमें मूव नहीं कर रहा था। अगर यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है तो वो एक जगह स्टैटिक था, ठीक है? लेकिन अब जिस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि चार्ज आपका मूव करना शुरू हो जाएगा, तो इस मूविंग चार्ज से जुड़ी हुई जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके फिनोमिना हैं, वो हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। तो फिज़िक्स की वो जो ब्रांच जो मूविंग चार्ज के फिनोमिना को स्टडी करती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है? और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा कि जब किसी कंडक्टर से कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना करंट फ्लो हो जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसकी हम फ़ॉर्मूला कैसे देते हैं? इस कंडक्टर से आप देखिए कि ये चार्ज जो है ये मूव कर रहे हैं और पर यूनिट टाइम में उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो हो जाता है, इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है dq/dt, यानी पर जो फ्लो हुआ चार्ज और और जो टाइम होता है यानी कि पर यूनिट टाइम में फ्लो हुआ चार्ज, यानी कि इसका जो एसआई यूनिट है वो आपकी क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट हो जाएगी इसकी कूलाम्ब पर सेकंड। वैसे इसे एम्पीयर भी बोलते हैं। इसका डायमेंशन होता है I का A। ये फंडामेंटल यूनिट में ही आ जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी कैसे है? सॉरी, करंट एक स्केलर क्वांटिटी कैसे है? देखो करंट का क्या होता है कि इसमें अलजेब्रिक सम होता है। मान लीजिए एक कंडक्टर पे 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है और एक जंक्शन पॉइंट पर आकर एक दूसरा आपने तार यहाँ पे जोड़ रखा है और इसमें 3 एम्पीयर करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है? तो अब देखा जाए अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती, तो इसमें ये अपोज़िट डायरेक्शन में है। यहाँ पे करंट क्या हो जाता? 5 - 3 यानी कि 2 एम्पीयर। लेकिन अगर आप यहाँ पे करंट को नापेंगे, तो ये निकलेगा 5 + 3 यानी कि 8 एम्पीयर। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन डू नॉट मैटर इन द करंट। और ये इसलिए इसका अलजेब्रिक सम जो है यहाँ पे आप देखेंगे, तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी ना होके एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। 2 तरह के करंट होते हैं कि जब हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को कंसीडर करते हैं तो बोला जाता है कन्वेंशनल करंट, और जब हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंसीडर करते हैं तो बोला जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो आपका कंडक्टर के अंदर करंट उनके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बेहद इम्पोर्टेंट है, सारा कुछ आपका इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। जब बैटरी में हम जोड़ देते हैं कि ये प्लस का है एंड ये है माइनस का, और हम अगर बैटरी में कुछ भी जोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले एंड की तरफ फ्लो होते हैं। लेकिन करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो यही बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है ये है हाई पोटेंशियल प्लस का साइन, और ये वाला हिस्सा जो नेगेटिव है आपका, ये है आपका लो पोटेंशियल। तो सर्किट में करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहता है।
अगर ये बैटरी या ये सेल के अंदर की स्थिति, इस पर अभी हम आगे की स्लाइड में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट बहता है, इतना आप समझ लीजिए। आगे तो आइए दोस्तों बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स से जोड़ देते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। समझते हैं इसको जल्दी से कि यहाँ पे हमने ये प्लस साइन, ये आपका नोड है बैटरी का, ये नेगेटिव है। जब हमने इसको कंडक्टर के साथ एसोसिएट किया तो यहाँ पर प्लस चार्ज की गैदरिंग होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जिसकी डायरेक्शन यूं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक तरह से कंडक्टर के इस पार्ट में अब है तो ये करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए मानते हैं कि जब यहाँ पे आप देखोगे कि इधर के आप एक प्लस नोड से आपने ये जोड़ दिया है कंडक्टर को, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा। यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूं इस डायरेक्शन में शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि कंडक्टर के अंदर अपने भी तो कुछ एटम हैं, ये भी तो एटम उसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इन एटम से भी उसका कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो होगा क्या कि कॉलिजन के बीच में, दो कॉलिजन के बीच में जो खेल होगा उसको हम समझ गए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी समझ जाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी u इक्वल टू जीरो होगी। चाहे आप यहाँ से मान लो स्टार्टिंग पॉइंट से, तो u इक्वल टू हो गई जीरो। कॉलिजन हुआ तब तक, कॉलिजन होने तक उसने v वेलोसिटी गेन कर ली थी, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम उसने इलेक्ट्रॉन ने लगाया इसको बोलते हैं टाउ, यानी कि एक रिलैक्सेशन टाइम। इस रिलैक्सेशन टाइम में इलेक्ट्रॉन ने जो वेलोसिटी गेन की वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से ये वेलोसिटी उसने गेन की। सिंस u इक्वल टू हम जीरो मान के इनिशियल वेलोसिटी चल रहे हैं तो v इक्वल टू ए टाउ हो गया, और ये हो गया पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसा हर इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा होगा। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी v2 इक्वल टू जीरो, यानी कि u प्लस ए टाउ टू। तो ये हो गया जीरो प्लस ए टाउ टू, यानी कि v2 जो निकल के आया वो निकल के आया ए टाउ टू। तो इस तरीके से हम सभी इलेक्ट्रॉन के लिए, ये आपकी इक्वेशन निकल के आएंगी। तो अब V1 प्लस V2 सभी जो n इलेक्ट्रॉन हैं इनका जब हम एक एवरेज निकालते हैं दो कॉलिजन, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम में जो आपका वेलोसिटी आपने गेन की, इसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो इसी को बोलते हैं हम Vd, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आइए डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने कितनी वेलोसिटी गेन की, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इन ए कंडक्टर। द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको भी हमने समझ लिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, इस वाले डायग्राम को देख लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है तो आपके इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं? आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं। अब इस फॉर्मूले को कैसे हमने निकाला इसको भी समझ लेते हैं फटाक से, कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E लग रहा है, ये इसकी डेफिनेशन होती है F अपॉन मूविंग चार्ज। चूंकि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो Q की जगह यहाँ पे E नॉट को हम रिप्लेस कर देंगे, तो E आपका आ जाएगा F अपॉन E, और आपका फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला हो जाएगा E इंटू ई। अब ये E सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम होता है, तो F जितने भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में है उन सभी के लिए F की वैल्यू हो जाएगी सेम, और F होता है m इंटू ए, मास यानी इलेक्ट्रॉन का मास, a यानी कि एक्सिलरेशन। तो ए भी सभी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? सेम, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन सेम एक्सिलरेशन फील करेंगे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने इस पावर सोर्स से अप्लाई किया था। यहाँ अप्लाई किया था ना, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो अब यही बात हमने इस डेरिवेशन में समझाई है कि F अपॉन क्यू नॉट E इंटू ई आपका जो फोर्स है वो लग गया। A की वैल्यू एम ए, F इक्वल टू एम ए से आपकी
ये ए की वैल्यू निकल आई, एम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी ए को उठा के हम यहाँ पे रखेंगे। ये कहाँ से आया? ये आया v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। इनिशियल वेलोसिटी यानी कंडक्टर से जब ये इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है यहाँ पे, ठीक टकराने इतने पार्ट की जो उसने जर्नी की वो u इक्वल टू 0 से और इस पार्ट तक, यानी जो उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन की यहाँ तक की जो जर्नी है वो इस यहाँ पे हमने दिखाई है कि v यानी कि वी डी, u इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, a और t की जगह यहाँ पे दो टक्कर के बीच में लगने वाला टाइम वो हो गया टाउ 1। तो a हो गया आपका वी डी अपॉन टाउ 1। चाहो तो यहाँ 0 लिख लो इनिशियल वेलोसिटी को, लेकिन फर्क क्या पड़ना है। यही a की वैल्यू उठा के हमने ये वाली वैल्यू उठा के हमने इस फॉर्मूले में पास कर दी, तो हमें ये मिल जाएगा। नेगेटिव साइन क्या कह रहा है? देखो नेगेटिव साइन कुछ नहीं, बस इतना बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Vd जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो जिस डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बस इतनी सी बात आपकी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी में समझाई जा रही है। आइए अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपके करंट में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझ लेना। करंट हो गया भाई आई, फटाफट से समझते हैं इसमें। देखिए वो कह रहा है कि आपका मान लीजिए कंडक्टर है, टी टाइम में इलेक्ट्रॉन यहाँ से इतनी लेंथ को कवर करता है। ये टी टाइम में मान लीजिए कंडक्टर की इतनी लेंथ को इसने कवर किया, जिसकी लेंथ है कंडक्टर के इतने पार्ट की लेंथ है एल। कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया बोले तो ये वाला जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपका हो गया ए। तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इनटू लेंथ, यानी कि एल। अब यूनिट वॉल्यूम में जो कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन है, यूनिट वॉल्यूम में वो हो गए आपके एन। तो टोटल जो वॉल्यूम है, टोटल जो आपने वॉल्यूम निकाला वो हो गया आपका एन ए एल। और टोटल चार्ज कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई, तो यहाँ पे टोटल चार्ज फ्लोन हो गया ई। चाहिए तो अगर चार्ज की टाइप अगर आप बताना चाहते तो नेगेटिव साइन भी लगा दो। नेगेटिव साइन बस यहाँ पे ये शो करेगा कि चार्ज आपका नेगेटिव टाइप का है। अब करंट कितना फ्लो हुआ? देखिए टी टाइम में जो करंट फ्लो हुआ, टी टाइम में जो करंट फ्लो हुआ वो हुआ आपका आई इक्वल टू क्यू बाई टी। टोटल चार्ज फ्लो आप निकाल चुके हो पीछे। टी टाइम में आपने चार्ज कितना फ्लो किया है यहाँ पे, ये आपका आ गया फाइनली टी टाइम में फ्लो हुआ चार्ज। तो ये एन ए एल ई को ले चलते हैं कि आपका जो टोटल टी टाइम में चार्ज फ्लो हुआ टी टाइम में, वो हुआ एन ए एल इंटू ई। यही आप एन ए एल इंटू ई यहाँ पे रख दिया। टी आपका है नेगेटिव साइन, बस चार्ज का टाइप बता रहा है। अब देखिए कि टी टाइम में कंडक्टर ने जो इलेक्ट्रॉन ने जो कंडक्टर की डिस्टेंस कवर की एल, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो गई? दूरी अपॉन टाइम। और यही दूरी क्या है? एक एवरेज जो वेलोसिटी मानी जाती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की कंडक्टर के अंदर, वो हमने अभी निकाला कि वो एवरेज वेलोसिटी ही वीडी होती है। तो यहाँ पे इस वेलोसिटी को हम वीडी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वीडी हो गया एल बाई टी, यानी कि जो ये वाला पार्ट फॉर्मूले का था, ये एल बाई टी वाला, इसको हमने वीडी से रिप्लेस कर दिया। फाइनली आपका ये करंट निकल के आ गया। करंट, तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होती है। देखिए करंट डेंसिटी क्या होती है कि आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, ये आपका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको हम मान लेते हैं ए। तो इस एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, पर यूनिट एरिया से आपका कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। फॉर्मूला है J इक्वल टू टोटल फ्लो करंट अपॉन आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो पर यूनिट एरिया से जो आपका करंट फ्लो हो रहा है इसे बोलेंगे करंट डेंसिटी। ये आपकी होगी एक वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में आपकी करंट डेंसिटी भी होती है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन होती है एम्पियर के, तो हो गई ए अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया आपका एल स्क्वायर। तो ए एल माइनस टू इसकी डायमेंशन होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसकी बात करें करंट डेंसिटी की,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जिस डायरेक्शन में होता है करंट उसी डायरेक्शन में तो सेम फ्लो हो रहा होता है ना दोनों। तो ऑब्वियस है कि करंट डेंसिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मानी जाएगी। अगर आपसे एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ भी देता है तो फाइनली आपकी जो आएगी करंट डेंसिटी ए से आप डिवाइड करोगे तो ये कट जाएंगे और एन ई वी डी आ जाएगी। इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आइए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आया है मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी क्या होती है, इसको थोड़ा सा आसान सा है कि मोबिलिटी को पहले तो म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। जो देखो आपने क्या किया, आपने इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ दिया। एक सेकेंड, आपने इस कंडक्टर को बैटरी से आपने जोड़ दिया, ठीक है। तो इसने किया क्या था आपका, इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो अप्लाई किया था। इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था कि नहीं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो एक रैंडम मोशन था, अगर मैं इसका वेक्टर एक एक जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन कभी यूं जा रहा था, फिर यूं जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, एक जिगजैग मोशन कर रहा था। तो एक जो वेलोसिटी नेट जो आ रही थी वो क्या आ रही थी, जीरो, ठीक है। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन ने एक रिजल्टेंट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस कंडक्टर को ध्यान में करो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन ने इसके अपोजिट एक रिजल्टेंट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू किया कि नहीं, जिसको बोलते हैं वीडी, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो जो मोबिलिटी आपने एक जनरेट की इलेक्ट्रॉन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से, इसी को बोलते हैं मोबिलिटी। कितना मोबिलाइज करवा दिया आपने, थोड़ा और आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वीडी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ा कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वीडी आपकी कम रहेगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के मोबिलाइजेशन को इफेक्ट कर रहा है। तो इसी को हम मोबिलिटी में बोलते हैं कि पर यूनिट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था उसने इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी वेलोसिटी जनरेट की, इसी को बोलते हैं आपकी मोबिलिटी। वीडी आप पीछे निकाल चुके हो कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन एम ई, और फाइनली इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ये आपका जो है ये वोल्ट है पर सेकेंड, और वी वोल्ट है यहाँ पे, यही मैंने बताया है कि ये वी वोल्ट है। तो ये आपकी एसआई यूनिट मोबिलिटी की हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, देखो भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वर्क डन बाई सोर्स चार्ज, ये क्या कहना चाह रहा है इसको पहले समझते हैं। देखो जल्दी से फटाफट समझते हैं कि सेल के अंदर का एक मैकेनिज्म क्या कहता है, कि सेल के अंदर जो मैकेनिज्म। आइए दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि वर्क डन बाय द सोर्स, सोर्स यानी कि आपकी बैटरी, टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मान लो प्लस क्यू हमने मान लिया, ठीक है, फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल एंड, यानी लोअर से हायर पोटेंशियल तक ले जाने में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो काम करना पड़ा, किसने काम किया, बैटरी ने, उसी को बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि ये फोर्स, नाम तो इसका फोर्स है लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में ये है वर्क डन, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है सर्किट में कि जब आपके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो आपके सर्किट में यूं चलना शुरू होंगे और होते-होते आपके इस वाले एंड पे आके ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ से कंसिस्टेंटली पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है और वो अगर यहीं पे आके इकट्ठे होते रहे तो पहला तो ये सर्किट ये कंप्लीट नहीं कर पाएँगे, यानी चार्ज का फ्लो ब्रेक हो जाएगा। दूसरा कि यहाँ नेगेटिव एंड पे आके ये डिस्पोज़ होते रहेंगे, यानी कुछ समय बाद बैटरी काम करना बंद कर देगी। सर्किट में करंट फ्लो होता रहे उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि इस वाले पार्ट यानी बैटरी के इंटरनल पार्ट से भी करंट होते हुए, यानी करंट पास थ्रू होता रहे। तो लेकिन अब आप ये देखिए कि जब इस एंड पे ये पॉजिटिव, मैं थोड़ा इसको इस डायग्राम को यहाँ पे बना लेता हूँ, ये बैटरी का इंटरनल पार्ट है, ठीक है? ये रहा ये। इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव वाले को इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल एंड, ठीक है। अब आपका क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया तो ये चार्ज ऑटोमेटिक अपने आप तो नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उसे यहाँ रिपल्शन फील होगा इस प्लस वाले नोड की वजह से।
तब बैटरी की जो केमिकल एनर्जी होती है, बैटरी की जो केमिकल एनर्जी होती है, वो इस चार्ज को एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाकर इस नोड पर पहुँचाती है। और इसी केमिकल एनर्जी को जो काम करना पड़ता है यूनिट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ले जाने में, इसी को बैटरी का वर्क डन बोलते हैं। डी यहाँ पे जो फ़ॉर्मूले में आप देख रहे हो, ये डी, ये बैटरी के इस नोड की डिस्टेंस है, ठीक है? ये वाला पार्ट है, यानी कि ये जो रेड कलर का है, 1 सेकंड, ये जो आपका रेड कलर का ये वाला पार्ट है, ये आपकी डी हो गई है, ठीक है? वोल्ट होती है इसकी यूनिट और इसका डायमेंशन F इंटू डी, फ़ोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q यानी कि A, तो ये आपका डायमेंशन आ जाएगा। इसका डायग्राम में ये समझ लेते हैं, ये क्लोज़ सर्किट डायग्राम है, यानी कि जो स्विच है आपका, ये आपका ऑन है। स्विच ऑन का मतलब है कि बैटरी में आपकी यूज़ में है। बैटरी यूज़ का मतलब है कि बैटरी सर्किट में करंट सप्लाई कर पा रही है। स्विच ऑन होने की वजह से आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है और करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है और बैटरी का यानी कि बैटरी सर्किट में यूज में है। इस पोजीशन में जो बैटरी का इस स्टेट में जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब सर्किट आपका क्लोज होता है, ठीक है? यानी स्विच आपका क्लोज होगा। और आगे बढ़ते हैं। और जब स्विच ऑफ होगा यानी बैटरी यूज में नहीं होगी, तब स्विच में ये जो डॉट होता है ना, ये जो डॉट, ये हटा दिया जाता है। ये डॉट अगर मैं हटा दूं, इस तरीके से इस स्विच को बना दूं, तो ये बोला जाएगा कि स्विच आपका ऑफ है, यानी कि सर्किट ओपन है। यानी आपका सर्किट जो है वो आपका ओपन है, यानी कि बैटरी जो आपकी है, अगर ये इस तरीके का ओपन स्विच बना होता, ओपन स्विच बना होता तो हम कहते हैं कि बैटरी आपकी यूज में नहीं है, ठीक है? ऐसी पोजीशन में जो ये आपका जो जाई होता है बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो टर्मिनल वाली बात हम कर चुके हैं क्लोज़ सर्किट में। और आपका ओपन सर्किट, नो करंट फ्लो, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब आपके सर्किट ब्रेक हुआ है, सर्किट आपका ओपन है, ऐसी पोजीशन में। 1 वोल्ट की डेफिनिशन क्या होती है इसको समझ लेते हैं। हमने समझा कि W अपॉन Q इक्वल टू बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट हमने पढ़ी है वोल्ट। तो 1 वोल्ट हमें कब मिलेगा? जब हम 1 जूल ऊपर रख दें और 1 कूलाम नीचे रख दें, तो आपका जो आएगा रिजल्टेंट, वो क्या आ जाएगा? 1 जूल 1 वोल्ट, ठीक है? तो 1 वोल्ट की डेफिनिशन क्या निकल आई? 1 वोल्ट की डेफिनिशन निकली कि जब हमें 1 कूलाम चार्ज को सर्किट में फ्लो कराने के लिए 1 जूल काम करना पड़े, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ए और बी के बीच में, वो होता है आपका 1 वोल्ट। तो आपकी 1 वोल्ट की डेफिनिशन भी इस तरीके से निकल आई। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेल क्या होता है कि सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, क्योंकि इसके अंदर जो भरा होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट ही हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज कैरियर देते हैं, जो कि सर्किट में फ्लो होते हैं और फाइनली आपकी जो सर्किट है उसमें करंट का फ्लो हो पाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो केमिकल एनर्जी होती है उसी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कई सारे सेल को हमने जोड़ दिया, तो उस कॉम्बिनेशन को जो जो कॉम्बिनेशन मिलता है उसी को हम बोलते हैं बैटरी। बैटरी क्या होती है कि जब यहाँ पर तो एक सेल था, लेकिन अब ऐसे ही हमने कई सारे सेल जोड़ दिए, कई सारे सेल हमने ये जोड़ दिए, तो इसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैटरी। और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स ई का मतलब यहाँ पे है, देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स। अब अगर मेरे सर्किट में कई सारे आपके सेल जुड़े हुए हैं, यानी कि बैटरी जुड़ी हुई है, तो नेट जो इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स है वो क्या आएगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीरीज़ में आपने कई सारे सेल जोड़ दिए हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो सीरीज़ में सारे इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स का सम के इक्वल होगा। अगर n जुड़े हों तो इसे n तक कर लो, ठीक है? इसी को बोलेंगे क्या? ई नेट।
अब एक समझने वाली बात ये है कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यानी नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है। पिछले वाले का नेगेटिव अगले के नेक्स्ट के पॉजिटिव से जुड़ा है। बट अगर उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और दूसरा सेल जो हमने जोड़ा वो नेगेटिव नेगेटिव जोड़ दिया। तब रिजल्टेंट क्या आएगा? तो मान लीजिए ये है E1 ये है आपका E2 और इन केस अगर आपका E2 ग्रेटर देन है E1 से तो आपका नेगेटिव आएगा ग्रेटर वाले से माइनस करोगे आप लोअर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। ये आपका बन जाएगा नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सर्किट। एक स्पेशल कंडीशन में इस तरीके का, ठीक है? मान लीजिए ये होता नेगेटिव, पॉजिटिव सर्किट है और यहाँ पे आपने पॉजिटिव टू पॉजिटिव जोड़ दिया तो सेम वही अगर जो लार्जर होगा उससे आप स्मॉलर वाला घटा दोगे, बिल्कुल यही वाली कंडीशन और आपका रेट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये यहाँ पे ये दिखाया भी है, ठीक है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। देखिए समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेल जो होता है आपका वो एक टिपिकली एक ये आपके नोड होते हैं सेल के, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ नेगेटिव हो रहे हैं और ये नोड जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए होते हैं। एक कन्वेंशनल मैं सेल की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न जो आपके जो ठोस इलेक्ट्रोलाइट वाले सेल हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर ही चलते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं आपके नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट वाले सेल की बात कर रहा हूँ जो लिक्विड फॉर्म में होता था उसकी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है? जिसके एटम के अगेंस्ट हमारे चार्ज कैरियर को फ्लो करना पड़ेगा। तो इस वजह से सेल के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? तो इसी की हमने यहाँ पे बात की है और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किट का जो आर होता है, सर्किट का जो कैपिटल आर होता है, आगे हम एक डायग्राम में इसकी बात कर लेंगे। उसके साथ ये स्मॉल आर कनेक्टेड होता है एक सीरीज में। तो नेट जो आपका सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्किट में जो बाहर आप इस तरीके का नहीं होता है डायग्राम में, ये और ये जो बैटरी के अंदर का है ये आर, तो इन दोनों का ऐड करने पर हमें नेट रेजिस्टेंस सर्किट का मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये आपका किस पर डिपेंड करता है? आइए इसको समझ लेते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड का कर लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन ना होके इलेक्ट्रोड, ठीक है? यानी इलेक्ट्रोड जो हैं ये किसके बने हुए हैं? किस मेटल के, किस मटेरियल के, किस सब्सटेंस के बने हुए हैं उस पर। दूसरा जो ये इलेक्ट्रोलाइट आपका ये है, ये आपका जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, ये लिक्विड फॉर्मेशन या ठोस जो इनमें तो सॉलिड भी होता है ना इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके नेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा इन दोनों के बीच में गैप कितना है, इलेक्ट्रोड के बीच में गैप कितना है, इलेक्ट्रोड के बीच में गैप कितना है इस पर डिपेंड करेगा। और इलेक्ट्रोड का एरिया कितना है, कितना एरिया इमर्स्ड है यानी डूबा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट में, इस इन चीज़ों पर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं ओम्स लॉ की, ओम के नियम की कि ओम ने क्या नियम दिया है। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली, करंट जो है करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? जो अप्लाई किया गया है अक्रॉस इट्स टर्मिनल यानी सर्किट के टर्मिनल के बीच में। अब टर्मिनल कौन से? ये ए और बी जो दो टर्मिनल हैं इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने पावर सोर्स यानी बैटरी के थ्रू अप्लाई किया है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस बैटरी ने जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका अप्लाई किया ये V मान लीजिए अप्लाई किया, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो सर्किट में आपका करंट फ्लो हो रहा है वो। अब इसको इक्वल टू बनाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट R जोड़ा जाता है, तो R जो है वो एक्चुअल में हो जाता है V अपॉन I यानी वोल्टेज अपॉन फ्लोन करंट। वोल्टेज जो आपकी बैटरी दे रही है और करंट जो आपका इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। अच्छा, तो यही बात यहाँ पे समझाई है। अब एक चीज़ समझने वाली ये है कि जब भी हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, यहाँ मान लीजिए ये, ठीक है? तो अब इन दोनों टर्मिनल ए और बी, यहाँ पर जो टर्मिनल होगा वो हो जाएगा इन दोनों के बीच में। अगर ए डैश और बी डैश मान लो, क्योंकि ए और बी आपने नीचे ले लिया है तो यहाँ हम ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर पी क्यू ले लो, आप ले लो इनको पी क्यू।
ये आपके हो गए P और Q। तो अब R जो यहाँ पे आएगा वो आएगा आपका, ये हो गया आपका R रेजिस्टेंस। तो अब V इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा I जो करंट इसमें पास हुआ और इनटू रेजिस्टेंस R। अच्छा, एक बात और समझने की है कि अगर मान लीजिए दो रेजिस्टेंस लगे हों तब क्या होगा। तो यहाँ पे पी क्यू इन दोनों पॉइंट के बीच में पी क्यू ले लो और इसको मान लो आप एक्स और वाई, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो पी क्यू और एक्स वाई के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो पी और क्यू के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, आई दोनों में सेम फ्लो होगा। अगर दोनों R1 R2 सीरीज में जुड़े हुए हैं तो I की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी। तो V इक्वल टू आई R1 और X और Y के बीच में क्या हो गया कि इसे V1 से लिख लो, V2 इक्वल टू IR2। अब देखिए, अब फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वो है V इक्वल टू IR, ठीक है। तो हमें ये लगेगा कि R डिपेंड I और V पर करता होगा, बट देखिए अगर जो सर्किट ओम्स के रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि ओहमिक सर्किट जो आपके होते हैं, ओहमिक सर्किट उन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे सर्किट में R डू नॉट डिपेंड अपॉन V एंड I। R इन पर डिपेंड नहीं करता है। फिर R किस पे डिपेंड करता है? देखिए, R डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर पे, यानी आपका कंडक्टिंग वायर वगैरह कैसा है, उसकी लेंथ क्या है कंडक्टर कंडक्टर की, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, यानी कंडक्टर का जो तार, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, जो भी मतलब सरफेस एरिया हो, अगर कोई प्लेट है तो प्लेट का, और उसका जो टेम्परेचर वगैरह आपने क्या फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर स्पेशली जो कर रखी है, टेम्परेचर के बारे में, रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो अभी आगे की स्लाइड में आएगा। फिलहाल आपके ये 4 पॉइंट है कि इनका, इनकी वजह से आपके कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ता है, आपका इफेक्ट होता है। ओमिक सर्किट क्या होते हैं कि देखिए, आर वी और आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, वी इक्वल टू आई आर। आर की वैल्यू क्या आनी है, वी अपॉन आई। तो इनकेस अगर आप आई बढ़ाते हो तो वी, आर अपने को कांस्टेंट रखना है, आर को तो कांस्टेंट रहना ही रहना है। तो जिस रेशियो में आप आई को बढ़ाओगे उसी रेशियो में आपको वी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, या जिस रेशियो में आप वी को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, उसी रेशियो में आई भी आपका इंक्रीज और डिक्रीज होगा। सेम, कुल मिलाकर टोटल जो आपका जो आर है, आर की जो नेट वैल्यू है वो कांस्टेंट रहनी है, किसमें, ओमिक सर्किट के केस में। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो है, जो ग्राफ बनता है वो एक लीनियर लाइन होती है, और एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ये ग्राफ आपका जाता है आई और बी के बीच में। थीटा एंगल हमेशा आई के साथ ही लिया जाता है, थीटा एंगल। अब जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर थोड़ी देर को मान लो ये, तो यहाँ जो वैल्यू v की है वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ना। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, v, और बेस क्या हो गया, i की ये वैल्यू इतनी, ये i की वैल्यू हो गई ना। तो यहाँ पे आपका i आ जाएगा। तो v और i क्या होते हैं, v अपॉन आई, v अपॉन आई क्या होते हैं, यही तो r होता है ना। तो जो इस ग्राफ का स्लोप होगा, स्लोप यानी कि टेन थीटा की वैल्यू होगी, यानी कि स्लोप वही आपका रेजिस्टेंस होगा। और जितना टेन थीटा को देखो आप 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बढ़ाओगे तो कितना होता है, 0, 1/√3, 30 डिग्री के लिए 45 डिग्री अगर आपने और बढ़ा दिया, टेन थीटा की वैल्यू जब आप 0 से 90 तक ले जाते हो, 0, 30, 45 टिग्नोमेट्रिक टेबल आपने पढ़ी होंगी ना। तो टेन की टेन टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, 0, यहाँ आ जाता है 1/√3, यहाँ 1, यहाँ √3 और यहाँ पे इनफाइनाइट। तो यानी कि टेन थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ाने पे बढ़ रही है। तो एंगल, एक मैंने समझाने के लिए ये बात आपको बोली है। तो आप देखते होंगे कि जब आपका स्लोप यानी कि थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी यूनिट, पीछे जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टर की जो चार्ज के फ्लो को अपोज करने की जो कैपेबिलिटी है, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट होती है आपकी ओम, और इसका डायमेंशन v। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस का आप निकाल लो कि पीडी आपने अभी पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी यानी कि v w अपॉन q। तो w क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आपको पता है, कूलाम की आपको ये पता है, तो फाइनली आपकी जो डायमेंशन ये निकल आएगी। फिक्स और दो तरह के वेरिएबल रजिस्टर होते हैं, दो तरह के आपके रजिस्टर होते हैं, और ये आप पढ़ चुके हो। रेजिस्टिविटी क्या होती है कि देखो, अभी आपने क्या पढ़ा, दो पॉइंट समझ लो कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सेकेंड, कि पहला तो आपने ये देखा कि कंडक्टर की लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया जो कंडक्टर का था इस पर, यही दो चीजें हम ले चलते हैं आगे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन में। कि कंडक्टर की लेंथ, यानी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर है, ज्यादा लंबा कंडक्टर है, इसको बना लो। तो यानी कि चार्ज को फ्लो होने में ज़्यादा लंबाई है, कंडक्टर के जो एटम्स वगैरह हैं वो ज़्यादा हर्डल क्रिएट करेंगे, तो यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के आ जाएगा। अब एरिया क्या होता है, एरिया के पीछे थ्योरी ये दी गई, ये एक कंडक्टर है जिसका एरिया A1 है, और एक कंडक्टर आपका ये मान लीजिए थोड़ा बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया का है, तो ऑब्वियसली कि कंडक्टर में अब यहाँ चार्ज को फ्लो होने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई ना, तो ज़्यादा एक क्वांटिटी में चार्ज फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। तो एरिया से इसका जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों को जोड़ दो तो L बाई ए मिल जाएगा, आर इनवर्स ये इस तरीके से। और अगर जब इसको इक्वल टू बनाना होगा तो हमें कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, रो रो ही होती है आपकी रेजिस्टिविटी, और रो का जो यूनिट होती है वो होती है आपकी यूनिट ओम मीटर। और टेम्परेचर, देखिए रेजिस्टिविटी का यहाँ पे थोड़ा करेक्शन हमें करना पड़ेगा स्लाइड में। इसमें होता क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। बट ये डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल क्या है, आपका मटेरियल कंडक्टर है कि सेमी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। मैं सिर्फ कंडक्टर की बात कर रहा हूँ कि जब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। और रेजिस्टिविटी के अगर ऑर्डर करें तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी जो होती है वो इंसुलेटर में होती है, फिर उसके बाद सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है, यानी इंसुलेटर से थोड़ी कम, और सेमी कंडक्टर से भी कम जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है आपके कंडक्टर की। आइए तो फिर आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, ये तीन टर्म क्या होते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है कि द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म कंफ्यूजिंग आएंगे। एक तो कंडक्टेंस आपका आ जाएगा, ये तो रहा आपका कंडक्टेंस, और ये रही आपकी कंडक्टिविटी। तो दोनों को दिमाग में अलग अलग बिठाने के लिए आप ये करोगे कि रेजिस्टेंस से जो एसोसिएट करोगे वो आप कंडक्टेंस को करोगे, यानी कि रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस से आप एसोसिएट करोगे। रेजिस्टेंस वही जो आर आप पढ़ के आए हो, और इसको आप कंडक्टेंस यानी जी के साथ एसोसिएट करोगे। और जो ये आपकी रेजिस्टिविटी है इसको आप कंडक्टिविटी के साथ एसोसिएट करोगे, मतलब कि कंडक्टिविटी जो रेजिस्टिविटी आप रो पढ़ के आए हो इसको आप कंडक्टिविटी यानी कि ये सिग्मा से आप रिलेट करोगे। तो इन दोनों की इस तरीके से आप पेयरिंग बना के रखना दिमाग में। कंडक्टिविटी को रो का यानी रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होती है, यानी जितनी रेजिस्टिविटी आपकी कम होगी उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स, वही रेजिस्टेंस वाला ओम इनटू मीटर इनवर्स। ओम को हम इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओम का उल्टा बोलते हैं मोह। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। तो ओम इनवर्स को हम जो है यहाँ मोह से भी रिप्लेस कर सकते हैं। कंडक्टेंस यानी कि जी, यानी कि जी जो था मैंने बताया आपका कि 1/r है, और ये जो कंडक्टेंस है ये भी ओम का इनवर्स है। रेजिस्टेंस का था ओम,
यूनिट हो गई। अब ये अपॉन में चला गया तो ऑब्वियसली ये ओम इनवर्स हो गया। और मैंने बताया ओम का जो इनवर्स होता है उसे हम मोह भी लिख सकते हैं, तो ओम इनवर्स को हम मोह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मोह रहा, ठीक है। कंडक्ट करंट डेंसिटी आप पढ़ चुके हो पीछे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब आप पीछे की स्लाइड में पढ़ चुके हो। आगे बढ़ते हैं कि वी कैरेक्टर, देखिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक, इस पे थोड़ा सा आपका ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पे आपके एमसीक्यू भी आ सकते हैं और आपका 1 या 2 नंबर का कुछ केस स्टडी या कुछ इस तरीका, केस स्टडी तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ एमसीक्यू या 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ है, इसको अभी समझेंगे। अभी हमने समझा था क्या कि जो कैरेक्टरिस्टिक जो ओम के रूल को फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट के लिए जो आपकी V और I का ग्राफ बनता है, I को जब आप x एक्सिस पे ले लो, मुझे थीटा से मतलब है, चाहे आप y पे लो या x पे, थीटा को मैं I के साथ वाली एक्सिस से ही बनाऊंगा। और ये आपका वोल्टेज हो गया। तो स्ट्रेट लाइन होगी ओमिक सर्किट की, और जो नॉन ओमिक सर्किट होते हैं, जो आपके नॉन लीनियर ओमिक सर्किट होते हैं, उनकी स्ट्रेट लाइन ना होके थोड़ा सा ग्राफ में कर्व आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका अक्सर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि मान लो ये सर्किट C1 है और ये सर्किट C2 है, तो इसमें किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मैंने आपको पीछे ही बताया है कि स्लोप जो होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। और थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, लेट्स से कि थीटा ग्रेटर देन थीटा 1 है, तो टेन थीटा 2 भी ग्रेटर देन होगा टेन थीटा 1 के, तो ऑब्वियसली R2 ग्रेटर देन हो जाएगा R1 के। यहाँ पे जो R2 है वहाँ पे थीटा 2 जो उसका एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, उस करस्पॉन्डिंग एंगल R1 के करस्पॉन्डिंग एंगल से बड़ा है, तो फाइनली ये वाली कंडीशन से हम कह पाएंगे कि R2 यानी कि सेकेंड सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम 2 टर्म पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से ही कोरिलेट हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उसके बाद हम यहाँ पे बस अभी आप इतना रख लो कि P इक्वल टू वी आई होता है। P यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर, इसका फॉर्मूला होता है वी आई। ये कैसे आ गया ये अभी जस्ट हम पीछे समझेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए अभी आप P इक्वल टू वी आई को थोड़ा दिमाग में रख लो, एक्सप्लेनेशन अभी जस्ट मैं देने जा रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि टोटल वर्क डन जो बैटरी ने किया सर्किट में करंट को मेंटेन रखने के लिए, सर्किट में करंट को मेंटेन रखने के लिए बैटरी ने जो काम किया, वही काम बैटरी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। तो P यानी इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू W अपॉन टी, और यही W आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। U यहाँ पे कुछ नहीं, बस आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो W डेल्टा U अपॉन टी हो गया। डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी। P को आप वी आई लिख दोगे तो P फाइनली आ जाएगा वी आई टी से। और हम V इक्वल टू ओम के रूल से हम जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है। तो जैसे ही V की जगह हम आई आर को रिप्लेस करेंगे तो आई स्क्वायर आर टी हमें मिल जाएगा। अब आप V इक्वल टू आई आर से, V इक्वल टू आई आर से, चाहे आप यहाँ पे I को रिप्लेस करके आई को आप V अपॉन आर से रिप्लेस कर दो, या आप R को V अपॉन आई से रिप्लेस कर दो, वो जैसे आप जिस फॉर्मेशन में चाहे, फिर इसको चेंज कर लो, इस आई स्क्वायर आर टी को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बैक करते हैं, अब इलेक्ट्रिकल पावर पे आते हैं। पीछे आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी आपकी, देखिए आपने अभी जो पढ़ा था, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पढ़ा था, उसमें टाइम की कहीं कोई बात नहीं थी। जितने भी टाइम तक आपने सर्किट में करंट रखना है मेंटेन, उस टोटल टाइम की बात कर रहा था, यानी किसी तरह से टाइम की कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। लेकिन जब आप इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टाइम से बाउंड कर देते हो, यानी कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर, यानी कि यही जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी है, ये पर यूनिट टाइम में आपने कितनी सप्लाई की, ये आपने बैटरी ने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट में सप्लाई की पर यूनिट टाइम में। जैसे ही आप इसमें पर यूनिट टाइम का एक कैप लगा देते हो, तो इसी को बोलने लगते हैं हम इलेक्ट्रिकल पावर। और पीछे फॉर्मूला हम पढ़ के ही आए हैं, पी डब्ल्यू बाई टी, यानी टाइम पर यूनिट टाइम में। और बाकी आपका ये सब वी स्क्वायर आई आर, ये आपका सेम रहेगा। इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। देखिए 1 हॉर्स पावर इसकी जो होती है, वैसे इसकी यूनिट होती है वॉट, ऐसा यूनिट, लेकिन जो कमर्शियली जो इसका हम क्या कहते हैं, जो कमर्शियली जो हम इसका मेजरमेंट करते हैं वो हम हॉर्स पावर में करते हैं, और 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं।
ये जूल वाला पोर्शन इसका भी समझ लेते हैं। इसमें क्या था कि देखिए, जूल होती है, एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट तो जूल ही होगी, ठीक है? अब जूल को, और यहाँ जो यूनिट है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो वॉट होगी या किलोवाट आवर होगी? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो होती है, वॉट आवर भी ले सकते हो, किलोवाट आवर। इसको अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, 1 किलोवाट यानी कि 1000 वॉट हो गए। एसआई यूनिट अभी आप पढ़ के आए हो, वॉट होती है ना? तो हम इसको वॉट में, यानी कि 10 टू द पावर 3 वॉट हो गए। और हॉर्स, ये आवर जो है, आवर आवर का जो एसआई जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। तो 1 आवर में होते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकंड। अब इसको अगर हम देखें तो ये निकल के आ जाएगा 10 टू द पावर 6, यानी कि 1 किलोवाट आवर में आपके इतने जूल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अल्फा है आपका, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अल्फा होता है आपका कंडक्टर के लिए पॉजिटिव, और कंडक्टर के लिए, और अल्फा आपका सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर के लिए होता है आपका नेगेटिव। सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर के लिए आपका होता है नेगेटिव। ठीक है, तो होता क्या है कि ये आर, ये भी क्या है समझ लीजिए। मान लीजिए कि टी टेम्परेचर है आपका, टी नॉट है, और इसको आपने टी तक इंक्रीज किया, जहां पे टी जो है ग्रेटर देन है टी नॉट से। मान लीजिए टी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और टी हो गया आपका 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरीके की कोई कंडीशन है। टी नॉट पे आपका रेजिस्टेंस है आर नॉट, और टी पर हो गया आपका आर। तो ये जो रिलेशन है आपको वैल्यू फाइनल रेजिस्टेंस की इस तरीके से देगा। अल्फा है आपका कंडक्टर के केस में। अगर हम कंडक्टर की बात करें और दूसरा हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, यानी हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, तो टी नॉट से बड़ा है आपका टी। ऐसी कंडीशन में ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 1 से बड़ी, क्योंकि 1 में कुछ चीज एड ऑन होने जा रही है। तो फाइनली जो आपका आएगा वो कुछ इस तरीके की कंडीशन आएगी। मान लीजिए इसी केस में देख लो, तो ये 0 से 0.5 तक आप गए हो, तो ये हो जाएगा 0.5, यानी कि आर जो था वो आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो गया कब? जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया। और केस क्या था? जब आपने कंडक्टर लिया, लेकिन जब आप इंसुलेटर पे या फिर सेमी कंडक्टर पे गए तो अल्फा आपको नेगेटिव मिला। तो फाइनल आपकी जो इक्वेशन यहाँ पे आएगी वो आएगी आर आर नॉट 1 माइनस कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो आर जो है आपका वो आपका डिक्रीज हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। तो यानी कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस आपका कम होता है, बल्कि और कंडक्टर में ये रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस जो है आपका कंडक्टर का, कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर में या फिर आपके इंसुलेटर में आप जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कि इसमें क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले सर्किट को समझते हैं कि सर्किट में क्या है। इस हम सर्किट को समझते हैं, फिर हम डेरिवेशन पे आएंगे। देखिए, हमने V इक्वल टू आई आर पढ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आई आर, अगर हम R की वैल्यू को चेंज कर दें, अगर हम R1 कर दें, तो फिर हमारा वोल्टेज भी V1 इक्वल टू आई आर वन हो जाएगा ना। सिमिलरली अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 कर दें तो हमारे वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ना। ठीक है, तो इसी तरीके से और I जो होता है
सबसे पहले यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि जब हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ रखा है, जब हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ रखा है, यानी ये रहा आपका R1, ये रहा आपका R2 और ये रहा आपका R3। ठीक है, तो अब जो समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो होती है कि सीरीज में आपका वोल्टेज V वो आपका चेंज होता है। कहाँ पे चेंज होता है ये भी समझ लेते हैं। यानी कि अगर इस रेजिस्टेंस के इस साइड और अदर साइड, यानी ये जो 2 पॉइंट है मान लो इनको A और इसको मान लो B। सिमिलरली दूसरा रेजिस्टेंस है, मान लीजिए दूसरा रजिस्टर, उसका एक पॉइंट ये और टर्मिनल उसका दूसरा नोड ये, तो ये मान लीजिए आप P और Q। और एक और अगर आप मान लेते हैं कि ये है मान लीजिए तीसरा रेजिस्टेंस, इसका एक टर्मिनल ये और एक ये, इसको मान लेते हैं X और Y। तो A B के बीच में वोल्टेज कुछ और होगा, यानी V1 हो सकता है। P और Q के बीच में वोल्टेज चेंज हो जाएगा क्योंकि R2 की वैल्यू चेंज हो चुकी है। और X और Y के बीच में वोल्टेज कुछ और हो जाएगा, यानी ये V3 हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि V जो नेट होगा, यानी टोटल जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, वो सीरीज में इन तीनों वोल्टेज के सम के बराबर होगा। ये चीज आपको नोट करनी है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो अब हम जानते हैं ओम के रूल से V यानी कि नेट वोल्टेज को, और I करंट जो होता है वो पूरे सर्किट में सेम रहता है, करंट चेंज नहीं होता है। करंट चाहे आप यहाँ पे देख लो, चाहे आप इधर देख लो, चाहे आप करंट यहाँ पर ले लो, चाहे यहाँ पर, जब सीरीज में आपने रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं तब, चाहे आप करंट यहाँ पर ले लो या यहाँ पर, हर जगह करंट की वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो करंट जो नेट रहेगा वो I ही रहेगा। तो V इक्वल टू आई आर से R जो हो गया वो इन सभी का सम या नेट, किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो, मैंने यहाँ RS यानी सभी रेजिस्टेंस का सम। V1 I R1 और V2 आपका आ गया I करंट सेम है तो I R2, और V3 आपका आ गया I R3। यही बात मैंने आपकी यहाँ पर लिखी है। तो अब I तो कॉमन आ गया, तो नेट जो आपका रेजिस्टेंस आया वो R1 R2 R3 का सम आ गया। अगर आपने n रजिस्टर यहाँ पर जोड़ रखे होते सर्किट में, तो आपका तो आपका तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपका हो जाता R1 R2 से लेके R3 तक। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो सभी रेजिस्टेंस के समेशन के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं। जब आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों तब क्या होता है? देखिए पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल में जो चीज़ आपको ध्यान में रखने की है, पैरेलल में वोल्टेज जो है आपका, वो आपका सेम रहता है। पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम रहता है, ठीक है? और आपका करंट जो है, वो चेंज हो जाता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे प्ले होगा V इक्वल टू आई आर से। करंट आपका चेंज हो रहा है, वोल्टेज आपका सेम रहना है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आपका कंडीशन बनेगी वो बनेगी आपकी, यहाँ वोल्टेज चेंज नहीं होगा, यहाँ पे V इक्वल टू आई आर में I चेंज हो जाएगा, I1 और ये आपका R1, ठीक है? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि पैरेलल है। ये हो गया आपका I2 इंटू R2, क्योंकि करंट पैरेलल में चेंज हो रहा है, करंट पैरेलल में चेंज हो रहा है और वोल्टेज आपका सेम है, यानी कि नो चेंज है, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे आपका I3 और R3 हो गया। अब आपका जो करंट है, नेट करंट I, और हाँ, यहाँ पर I चला, ये I पैरेलल के केस में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उनकी वैल्यू क्या होगी वो इन रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे I1 ज़रूरी नहीं है इक्वल हों, ये डिफरेंट ही होंगे, ठीक है? अगर रेजिस्टेंस सेम है तो एक अलग चीज़ है, वरना नॉर्मली ये डिफरेंट होंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट I1, I2, I3 में डिवाइड हो गया। यही जो I करंट आपका जा रहा था ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो नेट जो करंट आ गया वो आ गया आपका I1, I2 और I3। अब ओम का रूल V इक्वल टू आई आर से,
इसी I1 को हम देखेंगे तो V/R1 हो जाएगा। I2 आपका, इसको मैं समझा देता हूँ, बाकी दोनों फिर ऐसे ही चलेंगे। I1 आपका हो जाएगा V/R1, यानी I1 आपका हो गया V/R1, ऐसे ही I2 V/R3 और I3 आपका हो गया V/R3। जब I1 इन जब इसमें I1, I2, I3 में, यानी I1, I2, I3 में जब यही वैल्यू हम रखते हैं तो V1/R1, V1 नहीं, V तो सेम रहेगा ना, V/R1, V/R2 और V/R3। तो ये आपका हो जाएगा ना। नेट आपका जो रेजिस्टेंस है उसे हमने RS मान लिया, तो V/RS, तो आपका फाइनली जो पैरेलल में आएगा वो रेसिप्रोकल का सम आ जाएगा, यानी जो आपका जो नेट रेजिस्टेंस है उसके रेसिप्रोकल भी सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। तो ये आपके पैरेलल में कंडीशन चलेगी। याद रखने वाली बात ये है, देखिए कि सीरीज में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं तब आपका वोल्टेज चेंज होता है और V आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn के इक्वल हो जाता है, ठीक है? और करंट आपका सेम चलता है, ये नो चेंज रहता है, पूरे सर्किट में सेम करंट चलेगा। लेकिन पैरेलल में इन दोनों डेरिवेशन में जो आपकी याद रखने की चीज़ है वो हो गई आपकी I इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि करंट इसमें चेंज हो गया और वोल्टेज क्या रहा, पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम रहा, ठीक है? और इसी के बेस पे आपके पूरे डेरिवेशन चले हैं। आगे बढ़ते हैं। सेल का ये आपका इतना पूरा एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ए और बी इसके दो टर्मिनल है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसके बाद इसका ये प्लस और ये माइनस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब देखिए क्या है, आर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और आर स्मॉल आर आपका इंटरनल है। ई जो है बैटरी ने जो एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रखा है वो है आपका ई। यहाँ पे आपका अब E इक्वल टू वी प्लस आई आर, इसको डेरिवेट करते हैं। देखिए जब बैटरी को आप कनेक्ट करते हो सर्किट से तो बैटरी को दो जगह काम करना पड़ता है। एक तो आपका ये जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा रखा है और ये रही आपकी बैटरी, ये मान लो आपका स्विच है, स्विच है अभी क्लोज, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट आपका फ्लो हो रहा है I, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। बैटरी के अंदर भी एक एक्सटर्नल करंट है, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, ये मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इतनी ये आपकी बैटरी है। तो अब जब बैटरी का टोटल जो उसकी कैपेसिटी थी वो थी E, यानी कि टोटल जो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड कर सकती थी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड कर सकती थी वो E। अब उसको दो जगह काम करना पड़ा, एक तो वर्क डन अगेंस्ट R, एक तो यहाँ पे उसे काम करना पड़ा यानी कि V इक्वल टू आई आर, और एक काम उसे यहाँ पे करना पड़ा यानी कि V डैश इक्वल टू आई स्मॉल आर। तो इन्हीं को अगर मैं देखूं तो इसको तो मैं V से ही यहाँ पे डिनोट करूंगा, जैसा फॉर्मूला है उसी स्ट्रक्चर में हमें करना पड़ेगा। और इस V डैश को यहाँ लिख लेते हैं पहले। अब इसको तो आपने V ही रहने दिया, इसको आप कर लो आई स्मॉल आर। तो आपका जो V है सर्किट में, जो आपका एक्सटर्नल जो सर्किट है आपका ये वाला, एक्सटर्नल सर्किट से मेरा मतलब है इतना पार्ट, यहाँ से इंटरनल वाला पार्ट छोड़ दीजिए, सेल के अंदर का हिस्सा छोड़ दीजिए, ये जो पार्ट है आपका इतना, यहाँ पर जो V है वो क्या रह जाएगा, वो आपका रह जाएगा E इक्वल टू, ये आपका रह जाएगा आई आर, को आप इधर ले आओ, और V। तो ये आपका फाइनली V जो आ जाएगा इसी को बोला जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बट अगर सर्किट में करंट ही ना फ्लो हो रहा हो, सर्किट का ये जो स्विच है, ये स्विच अगर ओपन हो यानी कि नो करंट वाली स्थिति हो, सिचुएशन हो, तब क्या होगा, जब नो करंट होगा तो आई आपका हो जाएगा जीरो। समझते जाना आप इस चीज को। तो इस वाले फॉर्मूले में आई जीरो हो जाने पे आपका रह जाएगा ई इक्वल टू वी, यानी कि तब सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो प्रोवाइड कर सकती है उसके इक्वल हो जाएगा, और यहाँ इस सिचुएशन में आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं।
देखिए सेल का कौन जब हम मल्टीपल सेल को दो तरह से या तो मिक्स की बात हम बाद में करेंगे। पहले ये है आपका सीरीज। जब आप सीरीज में जोड़ देते हैं सेल्स को तब इनका नेट जो है ई क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका आर टू है, तो इसका नेट क्या होगा। तो इस तरीके के तमाम क्वेश्चंस अभी आपको आगे सॉल्व करने हैं। अगर हम पैरेलल जोड़ देते हैं पैरेलल ऑर्डर में, ये आपका हुआ पैरेलल। पैरेलल हम कई सारे सेल्स को जोड़ देते हैं तब इनके R1 R2 का क्या बिहेवियर रहेगा, या इनके जो पोटेंशियल डिफरेंस है E1 E2 तब इनका क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम आगे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपने दो सेल जोड़ दिए हैं। अभी हम एन की भी बात करेंगे लेकिन अभी शुरुआत हम दो सेल्स के साथ समझते हैं कि इनको हमने क्या जोड़ा, हमने सीरीज में जोड़ दिया है। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या होता है, देखो प्लस माइनस, ये हो गया आपका प्लस का नोड, ये थोड़ा सा लंबा बना दो, और ये हो गया आपका माइनस, यानी कि पहले वाले का नेगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। यही तो हो रहा है यहाँ पे ना, ये नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके हो गए सीरीज में। अगर मान लो कोई बच्चा ये पूछे कि सर अगर मेरे सेल इस तरीके से जुड़े हो तो भाई ये भी सीरीज ही मानी जाएगी, पर तब ऐसे केस में जो ई नेट आएगा वो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार समझ लो कि ये E1 है और ये E2 है, तो E1 माइनस E2 जो भी ग्रेटर हो वो ग्रेटर पोटेंशियल वाला से लेस पोटेंशियल वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस कंडीशन में। ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, इसको अभी जाने दो, आप समझ लो, लेकिन ठीक है, हम जो फोकस करेंगे हम इस पर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्स एक का E1 है, एक दूसरे सेल का आपका E2 है, और एक का आपका ये E1 है, एक आपका E2 है। और आपका जो इंटरनल पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, अगले का R2 है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि ई नेट यानी सेल का जो कलेक्टिव आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो क्या होगा, और आर नेट यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं, यानी दो सेल जो जुड़े हुए हैं, तो इवेंचुअली उनके R1 और R2 भी सीरीज में ही जुड़े हुए माने जाएंगे, तो इनका जो कलेक्टिव या नेट रेजिस्टेंस होगा इंटरनल स्मॉल आर का रेजिस्टेंस का, ये क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको कि ये आपका फॉर्मूला है, ये E इक्वल टू वी प्लस आई आर से ही निकला है, जहाँ पर E को हमने अब पूरे सर्किट का कलेक्टिव तो हम यहाँ पे ई नेट से, और V को और आपका ये R को आपको आर नेट से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें फाइनली इस पर फोकस करना है कि इनका जो नेट ईएमएफ होगा सीरीज में, वो इनके समेशन के बराबर हो जाएगा। ई नेट जो होगा वो सभी सेल्स के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सम के बराबर हो जाएगा, किसमें, सीरीज में, और इनका आर नेट भी इनके सम के बराबर हो जाएगा। पैरेलल में क्या कंडीशन रहेगी, आइए समझते हैं कि पैरेलल में, देखो पैरेलल में क्या होता है कि रेजिस्टेंस तो आप पढ़ के आए हो कि 1/R नेट क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/RN, ये आपने पीछे पढ़ा है। तो सेम यहाँ पर भी सभी इंटरनल रेजिस्टेंस का, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल का सम है वो 1/R नेट के बराबर होगा। यहाँ पे ये क्या हुआ है इसको समझ लेते हैं कि V इक्वल टू आई आर, या V की जगह यहाँ E लिख लो, E इक्वल टू आई आर। तो I आपका क्या हो गया, I आपका हो गया E/R। अब सभी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी अलग अलग आपने लिए हैं, और उनके इंटरनल R की जगह इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो ये E1/R1 हो जाएगा, और I जो है आपका, ये आपके इक्वल हो जाएगा I1 के। कहाँ से निकला, ये VIR से होते हुए आपकी बात यहाँ तक आई, तो दूसरे सेल के लिए भी क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू E2/R2। तो पैरेलल में करंट जो है वो सम होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN। ठीक है, तो ये आपके समेशन होते चले जाएंगे, यही आपके इस फॉर्मूला में हुआ है, सॉरी, यही आपके फॉर्मूला में हुआ है। आइए बात करते हैं किरचॉफ के रूल की, कि किरचॉफ ने हमें क्या रूल दिए थे। पहला रूल किरचॉफ ने दिया था वो था आपका करंट रूल, वो था आपका ये करंट लॉ, इसे हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं।
इसके अकॉर्डिंग और दूसरा रूल जो दिया था किरचॉफ ने वो था केवीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसकी हम बात करेंगे। इसे हम लूप रूल या मैश रूल भी बोलते हैं। तो पहले हम केसीएल की बात कर लेते हैं, यानी कि हम किरचॉफ के करंट लॉ की बात कर लेते हैं या जंक्शन रूल की। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि एक मान लीजिए आपके पास जंक्शन है जहाँ पर मल्टीपल कंडक्टर आके कनेक्ट हो रहे हैं। ये आपका मान लीजिए ओ जंक्शन है। तो जब ओ में जो भी करंट इनवर्ड जा रहा होगा, यानी कि एंटर जो करंट कर रहा होगा, इनवर्ड बोल लीजिए, एंटर बोल लीजिए, उस करंट को हम लेंगे पॉजिटिव। और जो करंट जंक्शन से आउटवर्ड जा रहा होगा, एग्जिट कर रहा होगा, उसे हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है। तो इनवर्ड और आउटवर्ड करंट को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट जंक्शन पर सिग्मा आई इक्वल टू जीरो आना चाहिए। क्या ये जीरो होता है? कैसे, आइए समझते हैं कि देखिए I1 और I2 जो हैं आपके, ये आपके इनवर्ड करंट हो गए। ठीक है। तो I1 और I2 तो आपके पॉजिटिव हो गए, I3 I4 आपके एग्जिट करंट हैं, तो ये आपके एग्जिट करंट हो गए। जब हम इन सभी का सम करेंगे तो किरचॉफ करंट रूल कहेगा कि सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, यानी इन सभी का समीशन जीरो आएगा। इसकी इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि एंटरिंग करंट इक्वल टू एग्जिट करंट। जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही आपका करंट एग्जिट भी करेगा। आइए बात करते हैं किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है? देखिए कि इसे लूप रूल भी कहते हैं या मैश रूल भी कहते हैं। तो ये कहता है कि द क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, यानी कि डेल्टा वी इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू जीरो होगा। दूसरा ये क्या कह रहा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ, यानी बैटरी के जितने भी ईएमएफ हैं, जितने भी आपने नेटवर्क में सर्किट में बैटरी जोड़ रखी है, उन सभी का जो ईएमएफ है उसका सम इक्वल होगा सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके आई इंटू आर के सम के इक्वल होगा। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले कुछ टर्म क्लियर करने होंगे कि जंक्शन क्या होता है, मैश क्या होती है, यानी कि लूप क्या होता है, ब्रांच क्या होती है, नेटवर्क क्या होता है। थोड़ा सा हम इनकी बात कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है कि आपका जैसे ये है आपका, तो BCDFAB, ये पूरा जो आपका ये सिस्टम है, ये सभी, ये आपका पूरा एक नेटवर्क बोला जाएगा। ठीक है। तो कोई भी ऐसा नेटवर्क, कोई भी ऐसा कलेक्शन जिसमें आपके मल्टीपल कंडक्टर, रजिस्टर या फिर आपके ईएमएफ वगैरह, बैटरी वगैरह जोड़ के आपने जो एक सिस्टम बनाया है वास्ट, वो आपका एक नेटवर्क बोला जाता है। तो द वास्ट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, इसको बोलते हैं आपका नेटवर्क। जंक्शन क्या होता है कि जंक्शन मान लीजिए कि जहां पे दो कंडक्टर या दो से ज्यादा कंडक्टर आके मिल रहे हो, तो उसको बोलते हैं आपका जंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दो कंडक्टर डी, ई और एफ ही मिल रहे हैं, तो ई आपका जंक्शन हो गया। एफ पर आप देख लीजिए तो ई एफ, ए एफ और सी एफ, ये तीन आके मिल रहे हैं, तो एफ आपका तीन कंडक्टर को मिलाने वाला जंक्शन हो गया। ऐसे ही आपका सी भी जंक्शन है, डी है, बी है इस लूप में, तो ए भी आपका जंक्शन है। तो ये हो गए आपके जंक्शन। लूप क्या होता है कि सी से आप मान लीजिए, चलिए एग्जांपल लेते हैं कि सी से चलते हैं आप, डी ई एफ फर्दर सी पे आ जाते हैं। तो जो आप ये लूप बना रहे हो सर्किट में, यानी कि सी डी ई एफ और सी, ये आपका हो गया लूप। आप अगर उल्टा डायरेक्शन आप कोई भी चूज कर लो, डायरेक्शन आप ले लो कि आप इधर से भी चल सकते हो, CFEDC, तो ये भी आपका लूप हो गया। ऐसे ही आपका ये नीचे वाला भी लूप हो जाएगा। अगर बी, किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट को आप पकड़ लो, सी से आप एफ पकड़ लो, FCBAF या FABCF, ये भी आपके लूप हो गए। एक अगर और ग्रेटर लूप आप देखो तो यहाँ ए से आप चले, AFEDCV एंड फर्दर ए, ये भी आपका एक लूप हो गया। तो अब आपने, और ब्रांच क्या होती है? दो जंक्शन पॉइंट के बीच का पार्ट आपका ब्रांच कहा जाता है। मान लीजिए सी और डी के बीच, तो सी डी आपकी एक ब्रांच हो गई। सी और ई अगर जंक्शन के बीच आप देखो तो CDE आपकी ब्रांच हो गई। ठीक है। ऐसे ही आप मान लीजिए सी और ए के बीच में चलना चाहते हैं, तो CFA आपकी ब्रांच हो गई। सी और बी के बीच में अगर आप देखो तो CFAB आपकी ब्रांच हो गई। अब कहो कि सर यहाँ पे सी और इंक्लूड कर दो, तो ऐसी कंडीशन में ये आपका लूप बन जाएगा, ये ब्रांच नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। ठीक है।
तो ब्रांच और ये आपने चारों टर्म समझ लिए। अब हम आगे और बढ़ते हैं, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के रूल्स को समझते हैं कि कैसे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ काम करता है। देखिए, किरचॉफ के लॉ में दो चीजें होती हैं कि अभी आपने देखा कि समेशन ऑफ डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा, आई आर के बराबर, या फिर समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल होगा जीरो के। तो हमें इसको समझना है, ये इसी रूल का दूसरा फॉर्म है, सेम चीज आपकी दूसरे फॉर्म में लिख दी गई है। तो हम इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ रूल्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो पहला रूल होगा मार्किंग कैसे करोगे, ठीक है। दूसरा रूल होगा कि ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग के थ्रू कौन सा आप पॉजिटिव लोगे और कौन सा आप नेगेटिव लोगे, कौन सा आईआर आपको पॉजिटिव लेना है, कौन सा आईआर आपको नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है या फिर नेगेटिव लेना है या फिर पॉजिटिव। और सिमिलरली बैटरी के जो अगर तमाम जो बैटरीज आपने जोड़ रखी है नेटवर्क में, तो कौन सा ईएमएफ आपको पॉजिटिव लेना है और कौन सा नेगेटिव, इसके लिए हमें दो स्टेप में काम करना पड़ेगा। तो पहला हम बात करने जा रहे हैं मार्किंग की, आपकी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पहले हम सर्किट में मार्क कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए कि जब आप चल रहे हो तो जहां भी आपको ईएमएफ मिलेगा, तो जैसे आप यूजुअली करते हुए आए हो कि छोटा टर्मिनल आप नेगेटिव लेते हो और बड़ा टर्मिनल आप पॉजिटिव लेते हो, ठीक है। छोटा टर्मिनल आप नेगेटिव लेते हो, बड़ा टर्मिनल आप पॉजिटिव लेते हो, तो ये एज इट इज चलेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको आर कहीं पे मिलेगा, जब आपको कहीं पर आर मिलेगा, तो आर के लिए क्या रूल है कि मान लीजिए इसमें करंट आपका एंटर यहां से कर रहा है, ठीक है। तो जो आर है आपका, तो जहां से करंट एंटर कर रहा है वो एंड आपका लिया जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, रेजिस्टेंस के केस में। और जहां से करंट एग्जिट मार रहा है वो वाला एंड आपका लिया जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ट्रेवर्सिंग की बात बाद में, आप सिर्फ अभी ग्रीन वाले मार्क को देखो। जहां से करंट एंटर कर रहा है वो वाला एंड आपका पॉजिटिव, जहां से करंट रेजिस्टेंस के केस में जहां से करंट एग्जिट कर रहा है वो वाला आपका एंड लिया जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपने मार्किंग वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं ट्रेवर्सिंग वाले पार्ट की तरफ कि ट्रेवर्सिंग कैसे करेंगे, ट्रेवर्सिंग को भी समझते हैं। ट्रेवर्सिंग के टाइम आप देखिए, मान लीजिए आपने ट्रेवर्सिंग आप कैसा भी कर सकते हो, आप नेटवर्क में आप चाहे किसी भी डायरेक्शन को आप ट्रेवर्सिंग डायरेक्शन बना सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वो आपकी चॉइस पर है। तो मान लीजिए मैंने ट्रेवर्सिंग डायरेक्शन अगर ये ले ली, मैंने आपकी ट्रेवर्सिंग डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ली, तो जो ईएमएफ मिलेंगे यानी बैटरी के जो ये आपके सेल मिलेंगे, वहां पे लीविंग एंड के साइन को आप कंसीडर करोगे। यानी कि आप अगर देखो कि यहाँ पे जब आप ट्रेवर्स कर रहे हो तो बैट पहला तो मिला नेगेटिव, जब इस डायरेक्शन से आप आए, जब इस डायरेक्शन से आप आ रहे हो, तो पहला सिंबल मिला नेगेटिव। और जब आप बैटरी के वो आप लीव कर रहे हो, तो आपका जो लास्ट वाला जो एंड मिला वो मिला आपका पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव में से कौन सा लेना है, लीविंग एंड वाला, यानी ये जो पार्ट। तो लीव यहाँ क्या कर रहे हो, ये प्लस वाले से, तो आपका जो ईएमएफ है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मान लीजिए आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे होते, तब लीविंग एंड क्या होता, तब ये नेगेटिव होता, तो आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव जो पोटेंशियल है ये आपका नेगेटिव कंसीडर किया जाता। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस के केस में आपको आई इंटू आर का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आई यहाँ पे क्या करेंगे आप, भाई आई इंटू आर ही तो आपका, तभी तो आप पोटेंशियल बना पाओगे, केवल आर तो नहीं आप इक्वेशन में रखोगे, आर के साथ आपको आई का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो वो पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट हो पाएगी, तभी तो आप इस रूल को फॉलो कर पाओगे, आई इंटू आर को, इस वाले को, समझ रहे हो आप। तो आइए इसके सिंबल को समझते हैं। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है कि एंट्री वाले पार्ट का, जहां से आपने एंट्री की है उसके आप साइन को कंसीडर करते हो। मान लीजिए आप ट्रेवर्स करते हुए, मान लीजिए आप ट्रेवर्स इस डायरेक्शन में कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस में अच्छा जो करंट जहां से एंटर हो रहा था वो वाला साइन मैंने मार्किंग में बता दिया कि पॉजिटिव लेते हैं। जहां से करंट एग्जिट कर रहा होता है उस साइन को वहां पे आप नेगेटिव साइन रख देते हो। अब ट्रेवर्स आप चाहे आप तो इस डायरेक्शन में कर सकते हो या फिर आप इस डायरेक्शन में कर सकते हो। मान लीजिए आप इस वाली डायरेक्शन में आप ट्रेवर्स करते हुए आ रहे हो, तो आपका एंट्री कहां से हो रही है, पॉजिटिव से, तो आपका आई आर क्या हो जाएगा, यहां पे आपका आई आर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ट्रेवर्सिंग डायरेक्शन आपकी अपोजिट होती,
तो आप एंट्री कहाँ से कर रहे हो रेजिस्टेंस में? नेगेटिव वाले एंड से। तो आपका आई आर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आपने मार्किंग और ट्रेवर्सिंग दोनों समझ ली। अब आइए हम एक एग्जाम्पल से और हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए क्या था आपका कि डेल्टा इक्वल टू समीशन ऑफ आई आर। तो इसमें ट्रेवर्सिंग और मार्किंग का हम कैसे यूज करेंगे, इससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए आपका एक ये पूरा नेटवर्क है, इसमें आपने लूप ली। देखिए ये आपका एक पूरा नेटवर्क है, इसमें आपने पहला लूप ले लिया ए बी सी एफ ए, यानी कि आपने ये वाला ए बी सी एफ एंड फर्दर ए, ये वाला आपने लूप ले लिया। तब आपने देखा कैसे होगा कि सबसे पहले तो हम मार्किंग करेंगे कि करंट यहाँ पे जा रहा है ना, तो रेजिस्टेंस में जहाँ से करंट एंटर वो हो गया पॉजिटिव, जहाँ से करंट एग्जिट वो हो गया आपका नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे R2 के रेजिस्टेंस में जहाँ से करंट एंटर ये हो गया पॉजिटिव, जहाँ से करंट निकल रहा है वो हो गया नेगेटिव। सिमिलरली ये I1 I2 यूं जाएगा, तो जहाँ से करंट एंटर कर रहा है वो एंड हो गया पॉजिटिव, और जहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है वो हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, और ये आपके माइनस प्लस, ये आपका E2 में भी माइनस और प्लस, ये तो यूजुअल जैसे होते हैं वैसे ही रखना है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपने मार्किंग का काम कंप्लीट कर लिया। अब आपको ट्रेवर्सिंग करनी है। मैं ट्रेवर्स करने जा रहा हूं पहले वाले लूप में ए बी सी एफ ए में इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब मैं ट्रेवर्स करने जा रहा हूं तो मुझे ये पता है कि ईएमएफ में लीविंग एंड के साइन को हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो ईएमएफ मिला जब मैं ट्रेवर्स करने यूं गया, तो यानी कि एफ फिर ए फिर बी, यानी कि मैं पहले चलूंगा एफ फिर ए, ये बीच में आपका ए पड़ेगा, फिर आपका बी पड़ेगा, फाइनली सी पड़ेगा, एंड देन फर्दर आपका एफ की तरफ मैं मूव कर जाऊंगा। तो यही तो एक ट्रेवर्सिंग की डायरेक्शन में चल रहा हूं। तो जब E1 मेरे को मिला, E1 मुझको मिला, तो फिर मैंने क्या किया कि E1 का लिविंग एंड साइन क्या होगा? पॉजिटिव। तो मैंने E1 को यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। सिमिलरली मैं आगे बढ़ा, जब मैं ट्रेवर्स करते हुए पहुंचा यहाँ पे, यूं ऐसे ट्रेवर्स करते हुए पहुंचा, तो मेरा लिविंग एंड साइन E2 के लिए क्या हो गया? नेगेटिव। तो यहाँ E2 को मैंने नेगेटिव कंसीडर किया है। आई और आर के भी सीन समझ लेते हैं। आई आर में एंट्री करते टाइम का जो साइन आपको सबसे पहला जो साइन मिलता है वो कंसीडर करते हैं। तो जब मैं यहाँ से ट्रेवर्स करते हुए जा रहा हूँ, तो मुझे R1 के केस में मुझे पॉजिटिव साइन पहले मिला, यानी कि मैं R1 के लिए पॉजिटिव साइन को कंसीडर करूंगा। तो आई कौन सा है? जो I1 एंटर कर रहा है ना R1 में, तो कॉम्बिनेशन बन गया I इंटू R1, कौन सा? पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से जब मैं ट्रेवर्स करते हुए आगे बढ़ा, तो मुझे पहला सिंबल R2 के लिए क्या मिला? वो मिला मुझे नेगेटिव। ठीक है, करंट R2 के अंदर क्या जा रहा है? करंट R2 के अंदर जा रहा है I2, तो I2 इंटू R2 हो जाएगा कौन सा? नेगेटिव सिंबल का, यानी I2 इंटू R2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव सिंबल का। अगले लूप में देख लेते हैं। अगले लूप में भी मैंने ट्रेवर्सिंग की डायरेक्शन यही रखी है। ठीक है, तो ट्रेवर्सिंग करते टाइम जब मैं मान लो यूं चल रहा हूं, तो मुझे मिलेगा E, फिर मिलेगा F, फिर मिलेगा C, देन D एंड फाइनली E। तो ईएमएफ में लिविंग एंड साइन E2 के लिए यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मैंने E2 को पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो इसको मैं अलग लिख लेता हूं। E2 आपका हो गया पॉजिटिव। अब आई आर के कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। ट्रेवर्सिंग करते हुए जा रहा हूं, पहला सिंबल मिला मुझे पॉजिटिव R2 के लिए, तो I2 इंटू R2 यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव। फाइनली मैं पहुंचा हूं, तो मेरे को I1 प्लस I2 करंट एंटर कर रहा है R3 में, और पहला सिंबल क्या मिला है? पॉजिटिव। तो I2 प्लस I1 इंटू R2, R3। ठीक है, ये अभी आपका क्या हो गया? पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो इन सभी को जब मैंने सम किया, यानी कि एक तरफ मैंने डेल्टा E कलेक्ट किए और एक तरफ मैंने ये आई आर वाली इक्वेशन कलेक्ट की, तो यहाँ पे फाइनली जो इक्वेशन बन गई वो हो गई E2 इक्वल टू, एक तरफ सभी डेल्टा ई मैंने कर लिए ना, सभी समेशन ऑफ ई मैंने कर लिए, I2 R2 प्लस I2 प्लस I1 इंटू R3। तो ये एक आपकी इक्वेशन बन गई।
और एक इक्वेशन आपकी इस तरीके से बन गई। तो आप मार्किंग और ट्रैवर्सिंग को इस तरीके से करेंगे। एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल का और ले लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। देखिए, ये एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। इसमें हम कैसे कर रहे हैं कि ये आपका एक नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है? इस नेटवर्क में 2 लूप लेंगे। ट्रैवर्सिंग डायरेक्शन को अब पहले इनकी मार्किंग कर लेते हैं फटाफट कि आपका जो ये एंड हो गया आपका नेगेटिव, ये वाला एंड हो गया पॉजिटिव, ठीक है? करंट एंटर कर रहा है तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव। करंट एंटर कर रहा है यहाँ से पॉजिटिव, ये वाला एंड रेजिस्टेंस के केस में नेगेटिव। बैटरी को एज इट इज रखते हैं कि जो छोटा सिरा है वो पॉजिटिव, बड़ा वाला टर्मिनल वो जो छोटा वाला एंड है वो नेगेटिव, और जो बड़ा वाला टर्मिनल है वो आपका हो गया पॉजिटिव। करंट एंटर कर रहा है यहाँ से, तो मार्किंग कर रहा हूँ अभी, ट्रैवर्सिंग बाद में करेंगे। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है? अब हम ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन को कर लेते हैं। ट्रैवर्सिंग की जो डायरेक्शन हम रखेंगे वो हम रखेंगे ये वाली, और इस लूप में भी आप अपोजिट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस लूप में भी मैं ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन यही रखने वाला हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है? पहले कौन सा लूप ले लेते हैं? पहले हम ले लेते हैं, मान लीजिए पहले हम ए बी वाला ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है? इस लूप को ले लेते हैं। सबसे पहले हमने लगाया, हमें इक्वेशंस बनानी है I1 I2 I3 की, हमें वैल्यू यहाँ पे निकालनी है कि यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहे हैं वो I1 I2 I3 की वैल्यू क्या है। सबसे पहले किरचॉफ के करंट लॉ यानी फर्स्ट रूल का हमने यूज किया। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि आपका I1 और I2 आपका यूं जाएगा, और I1 को आप देखिए, I1 आपका I1 आपका यू मूव कर रहा है और ये एक बी जंक्शन पे आके मिल रहा है, और बी से ये I3 यूं जा रहा है। तो आप देखिए कि करंट का जो रूल होता है, करंट अलजेब्रिक सम होता है। यहाँ पे I1 करंट आया बी पर, इधर से आपका I2 आया, और जो एग्जिट करंट है, एंटर करंट हो गए आपके I1 और I2, और जो एग्जिट करंट है वो है आपका I3। तो एंटर इक्वल टू एग्जिट, यानी कि एंटर इक्वल टू एग्जिट करंट। तो पहले रूल से हमें एक इक्वेशन ये मिल जानी है, ठीक है? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का यूज करते हैं। पहले हम इस वाले लूप को कंसीडर करते हैं। ट्रैवर्सिंग डायरेक्शन में बता चुका हूं कि आपकी ये वाली है। तो आइए, मार्किंग हम कर चुके हैं, अब हमने ट्रैवर्स करना शुरू किया। मान लीजिए हम ए से चले बी की तरफ, और बी से चलते हुए हमें मिला सबसे पहला रेजिस्टेंस 2। तो R इंटू आई, यानी कि 2 इंटू आई थ्री, 2 इंटू आई थ्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? देखिए, रेजिस्टेंस के केस में मैं आपको बता चुका हूं कि रेजिस्टेंस I इंटू आर के केस में आपका एंट्री वाला सिंबल माना जाता है, यानी एंट्री करते समय जो सबसे पहला साइन मिला वो कंसीडर करेंगे। तो आपका I3 इंटू टू जो है, पहला सिंबल आपका मिला यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसी को कंसीडर करेंगे, यानी I3 इंटू टू आपका हो गया पॉजिटिव, ठीक है? अब हमने ट्रैवर्सिंग करते हुए आगे गए, तो हमें ईएमएफ के केस में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ईएमएफ के केस में आपका क्या होता है, लीविंग साइन हम कंसीडर करते हैं कि जब आप लीव कर रहे हो बैटरी को। तो यहाँ बैटरी को जब हम लीव कर रहे हैं तो हमें कौन सा सिंबल मिला? हमें मिला पॉजिटिव। क्यों? ये पॉजिटिव सिंबल ही तो है। जब हम ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, हम यूं करते हुए पहुंचेंगे, तो बैटरी को लीव करते समय, जब हम इस तरीके से ट्रैवर्स करते हुए पहुंचेंगे, तो बैटरी को लीव करते समय हमें कौन सा साइन मिलेगा? पॉजिटिव। तो बैटरी हमारी हो गई पॉजिटिव, ठीक है? अब I1 करंट 5 ओम में, तो ये I1 इंटू फाइव क्या होगा? IR एंट्री का हम कंसीडर करते हैं, तो एंट्री है हमारी पॉजिटिव की, तो 5 इंटू I1 आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया पॉजिटिव। पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड लूप में भी आप इसी तरीके से देखोगे, तो माइनस का 2I3, 3I2 6। इसको समझ लेते हैं, चलिए। कि मान लीजिए कि जब आप ट्रैवर्स कर रहे हो, तो ट्रैवर्स करते समय आपको पहला मिला 3 ओम। 3 ओम में आपका करंट जा रहा है I2 पर, कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ट्रैवर्स में यूं कर रहा हूं, यूं, ठीक है? तो ईएमएफ में तो लीविंग, आईआर में तो एंट्री साइन कंसीडर करते हैं ना, आईआर में एंट्री साइन कंसीडर करते हैं। तो आई इंटू आर, एंट्री कहाँ से हुई? नेगेटिव साइन से। तो आपका 3 इंटू आई टू क्या हो गया? नेगेटिव। 3 इंटू आई टू आपका नेगेटिव हो गया। सिमिलरली 2I3 भी आपका
जब आप ट्रैवर्स करते हुए यूं ऐसे आप ट्रैवर्स करते हुए पहुंचोगे इस तरीके से, तो आपका एंट्री सिंबल क्या है, नेगेटिव। तो टू के अंदर करंट जा रहा है I3, तो 2 × I3 आपका नेगेटिव हो गया। बैटरी के सेल में क्या कर रहे हैं, बैटरी में लीविंग साइन कंसीडर करते हैं, तो लीविंग भी आप पॉजिटिव नेगेटिव से कर रहे हो, तो यहाँ ये -6 आपका पॉजिटिव आ गया। आपकी ये 3 इक्वेशन अब आपकी बन गई हैं। ये आपकी 3 इक्वेशन 1, 2 और 3 आपकी बन गई हैं। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये सॉल्यूशन पूरा आप दे रखा है। तो I1, I2 और I3 ये आपकी तीनों वैल्यू एम्पियर में निकल आएंगी। इस तरीके से आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ काम करता है। तो दोस्तों आपका थर्ड चैप्टर आज खत्म हुआ। इसमें मैं किरचॉफ लॉ और व्हीट स्टोन ब्रिज की अभी हम और बात करेंगे। इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज अभी रह गया। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, ये एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपके 3 रेजिस्टेंस जो होते हैं वो तो आपके फिक्स होते हैं, और चौथा रेजिस्टेंस होता है वो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसको आप चेंज कर सकते हो रन टाइम पे, यानी कि जब आप करंट फ्लो कर रहे हो तो की मदद से इसका एक डिजाइन ऐसा होता है कि आप इसको फोर्स जो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो। गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस है इसको हम जी से कंसीडर करेंगे। गैल्वेनोमीटर में जो करंट की एंट्री है उसे हम IG मानेंगे, करंट को हम IG मानेंगे। बट जब व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रॉपर्टी होती है कि जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन शो होगा, यानी कोई करंट इसमें एंटर नहीं होगा। तो आइए इस कंडीशन को जरा किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से भी समझते हैं, और एक जो हमें रूल फाइनली जो निकलेगा वो आपका निकलेगा व्हीट स्टोन ब्रिज में जो आपका रूल निकलेगा वो निकलेगा R1/R2 इक्वल टू R3/R4। कब, जब व्हीट स्टोन ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, तो आइए समझते हैं फटाफट कि इसमें हमने जो ट्रेवर्सिंग डायरेक्शन है वो हमें ले लेनी है। एनसीईआरटी का ये फिगर है आपका। ठीक है, तो हमने जो हम यहाँ पर पहले तो मार्किंग करते हैं। ठीक है, हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करने जा रहे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में। तो देखिए करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है, करंट की डायरेक्शन है ये, तो यानी कि ये आपका पॉजिटिव, ये रेजिस्टेंस नेगेटिव। अभी सिर्फ मार्किंग कर रहे हैं, ये आपका करंट की डायरेक्शन है ये, तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन है आपकी इस तरीके से, तो आपका ये एंड पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। सिमिलरली करंट आपका डायरेक्शन यहाँ पे यूं ले रहा है, तो ये वाला एंड पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अब आप ट्रैवर्सिंग की जो डायरेक्शन ले रहे हो वो आप ले रहे हो, मान लीजिए मैंने इसको क्लॉकवाइज ही लिया और मैंने यहाँ भी इसको क्लॉकवाइज ही लिया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन के लिए पहले इस वाले लूप की बात कर लेते हैं। इस वाले लूप में जब आप देखोगे तो पाओगे कि मैं और हाँ, जब ये बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है तो IG क्या है, IG यानी गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट हो गया 0। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने G माना है, G है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब IG आपका 0 हो जाएगा तो I2 यहां से पहुंचा, तो यहाँ जो I4 की वैल्यू हो जाएगी वो I2 के बराबर ही हो जाएगी, यानी I4 और I2 तो बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस जंक्शन में एंटर करंट हो जाएगा I2 और इस जंक्शन का बी वाले जंक्शन का एग्जिट करंट हो जाएगा सिर्फ I4। तो एंटरिंग करंट इक्वल टू एग्जिट करंट, क्योंकि IG अगर होता तो हमें दूसरे ढंग से देखना पड़ता। IG हो चुका है 0, बैलेंस कंडीशन में है व्हीट स्टोन ब्रिज। सिमिलरली यहाँ पर I1 आपका एंटरिंग करंट हो गया और IG 0 है, तो एग्जिट करंट आपका रह गया सिर्फ I3। तो एंटर करंट इक्वल टू एग्जिट करंट I1 इक्वल टू I3, ये आपका कंडीशन बन गया। तो ये आप एक जगह नोट कर लो कि I2 इक्वल टू I4 है जब व्हीट स्टोन ब्रिज आपका क्या है, बैलेंस है, और I1 आपका है इक्वल टू I3 के। ठीक है, ये आपको आगे काम आएगी। अब हम ट्रैवर्सिंग करते हैं, मार्किंग हम कर चुके हैं, ट्रैवर्स करते हैं। ट्रैवर्स करते समय जब हम यू मूव कर रहे हैं तो हमें EMF जो होता है हमारा, तो आपने यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट कर ली।
अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि IG बैलेंस कंडीशन में आपका था 0, ठीक है, और G है आपके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो IG इंटू जी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब जो एंटर और एग्जिट करंट का भी आपने KCL से समझ लिया कि KCL जो कह रहा है कि एंटरिंग करंट और एग्जिट करंट किसी जंक्शन पर बराबर होते हैं, क्योंकि IG 0 हो चुका है। तो अब B के जंक्शन पर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि B जंक्शन पर जो आपका एंटर और एग्जिट करंट होगा वो आपका I2 एंटर करंट हो जाएगा और एग्जिट करंट हो जाएगा आपका I4, तो दोनों को बराबर होना है, ठीक है। इसी तरीके से डी जंक्शन की अगर मैं बात कर लूं, डी जंक्शन पर I1 एंटर करंट, I3 एग्जिट करंट, तो डी जंक्शन पर ये तो हो गई बी की बात और ये हो रही है अब डी की। तो डी में क्या होगा कि आपका, डी को यहां लिख लो, डी में I1 इक्वल टू I3। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ट्रैवर्सिंग डायरेक्शन हमने ये रखनी है, ट्रैवर्सिंग डायरेक्शन हमें इस लूप में ये रखनी है। ट्रैवर्स करते हुए जब हम जाएंगे तो पहला यूं जब ट्रैवर्स करेंगे तो नेगेटिव साइन मिलेगा, तो I1 R1 ये एंटर कर रहा है करंट, ये करंट एंटर कर रहा है, तो I1 R1 आपका हो गया नेगेटिव। IG इंटू जी आपके लूप में 0 हो जाएगा क्योंकि IG 0 है। I2 R2 क्योंकि I2 आपका ये एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव आपका एंड पहले मिला R2 में, तो ये आपका पॉजिटिव, एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। दूसरे वाले लूप में जब आप सिमिलरली करोगे तो I2 R4 आपका पॉजिटिव आएगा और I1 R3 जब आप यूं ट्रेवर्स कर रहे हो यूं, तो आपको नेगेटिव साइन पहले मिलेगा ना, तो I1 R3 आपका नेगेटिव हो जाएगा। इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको ये दो इक्वेशन मिल जाएंगी और फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपका R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। यहाँ पे R3 जो स्टैंडर्ड आर्म है, स्टैंडर्ड आर्म जो होती है मतलब कि ये आपका फिक्स होगा और आपको जो निकालना है वो आपका R4 आपको रेजिस्टेंस मालूम करना है, ये आपको अननोन है, ठीक है। स्टैंडर्ड आर्म जो होगी आपकी उसमें रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ और न्यूमेरिकल का पोर्शन जल्दी हम अपलोड करेंगे ताकि आपके न्यूमेरिकल MCQ और केस स्टडी भी इस चैप्टर के कंप्लीट हो सकें। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू।